नमस्कार। देखिए, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे अपन। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया था, बिंदुसार को पढ़ लिया था, अशोक को पढ़ लिया था। यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इनकी प्रशासनिक नीतियाँ, इनके अभियान पढ़ लिए थे। उसके पश्चात जो अशोक के जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे और गुहालेख थे, वो भी हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था करें, मतलब प्रशासनिक की जो उनकी नीतियाँ थी उनके बारे में जानेंगे। यानी मौर्य जो प्रशासन था वो दुनिया का सबसे दी बेस्ट प्रशासन माना जाता है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है ना, वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार से त्रिपक्षीय हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो कार्य करने का जो तरीका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, ग्राम है, उनके अंदर जो शासन का जो तरीका है वो लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारी शासन प्रक्रिया है उसकी मौर्यों से हमने नकल की है। यानी यहाँ के शासन करने का जो तरीका था वो एक ऐसा तरीका था कि इसमें सभी व्यक्तियों को गुड फील होता था। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है और हुई है। तो मौर्यों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत क्या होता था कि उस समय प्राचीन भारत की तो अपन बात कर रहे हैं, तो प्रशासन किस आधार पर होगा? यानी उस समय राजा का शासन होता था। किसका शासन होता था? राजा का शासन। अब राजा का शासन होगा तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। यानी राजतंत्र और नौकरशाही पे आधारित था। यानी प्राचीन समय में जब राजाओं का शासन होता था तो ये क्या होता था? राजतंत्र होता था। और राजतंत्र के अंतर्गत उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं होता। देखिए क्या कि राजा, एक राजा बन गया, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये तो चलता था। उत्तराधिकारी का नियम वंशानुगत है। दूसरा क्या होता था, जैसे सपोज करिए कोई राजा है तो अगर वो उसको मार देगा या उसको युद्ध के मैदान में हरा देगा तो उसकी जगह पर दूसरे राजा की सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं होता था। और राजतंत्र के अंतर्गत वह राजा गद्दी पर बैठता था जिसके पास एक विशाल सेना होती थी, जिसके पास बाहुल्य होता था। और जब तक उसकी सेना और उसके पास बाहुल्य है उतने समय तक वो गद्दी पर आसीन रह सकता है। अपनों ने देखा होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये बेटे थे, इनके पास बाहुल्य था, सेना बहुत अच्छी थी, शासन करने का तरीका अच्छा था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में क्या, उत्तराधिकारी अच्छे नहीं थे तो सत्ता किसी और ने हड़प ली, जैसे अंग्रेजों ने हड़पी थी। वही नियम चल रहा है। तो इस समय क्या होता था कि जहाँ राजतंत्र होता है ना, राजतंत्र के अंतर्गत शासन की जो समझ शक्तियाँ होती है वो राजा के अंदर निहित होती है। सपोज करिए, देखिए, एक तो राजतंत्र हो गया और सेकंड लोकतंत्र। राजतंत्र एंड क्या चीज़ है? लोकतंत्र। इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? भी डिफरेंस ये हो गया कि जैसे राजा कितना पूरे देश का या पूरी सल्तनत का, पूरे देश का राजा एक। अब राजा जब एक होगा ना तो वहाँ क्या होगा कि शासन की जितनी भी शक्तियाँ होती है, समझ में आ रही ना, कि शासन की जो शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी। जबकि लोकतंत्र होता है वहाँ क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन हो जाता है। तो ये जो सिस्टम था यहाँ पे वो क्या था? राजतंत्र था। शासन की सारी शक्तियाँ इन राजाओं में निहित होती थी। तो अपन ये पढ़ रहे थे। अब क्या होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसारी, अशोक, इन्होंने क्या कर रखा था? यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था की अपन बात करते हैं, प्रशासन की अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले कि शासन की सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में। फिर क्या हुआ कि राजा की सहायता के लिए, यानी राजा की सहायता के लिए एक मंत्रियों की सभा होती थी। यानी राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। किसकी नियुक्ति की जाती थी? मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। यानी राजा की सलाह के लिए, यानी राजा को किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेनी हो तो वो किसकी नियुक्ति करता था? मंत्रियों की नियुक्ति करता था, जिन्हें मंत्रिण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंत्रिण। क्या कहा जाता था? मंत्रिण। यानी राजा की सहायता के लिए
या आप ये कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? मंत्रिण। और इनकी संख्या बताते हैं 18 थी। कितनी थी? 18। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मंत्रियों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। कितनी बताई गई है? 18। इन्हें अर्थशास्त्र के अंदर तीर्थ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थ। क्या कहा गया है? तीर्थ। क्या कहा गया है? तीर्थ। ठीक है, अब बताते हैं कि इन्हें 48,000 पण, यानी मौर्य साम्राज्य के अंदर जो मुद्रा होती थी वो पण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पण कहलाती थी। तो इन्हें मंत्रियों को कितना वार्षिक वेतन मिलता है? वार्षिक है तो 48,000 पण वार्षिक। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ कि राजा की सहायता के लिए, यानी राजा अपनी सहायता के लिए मंत्रियों के अलावा अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता था। किसकी नियुक्ति करता था? अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता था। अध्यक्षों की नियुक्ति, यानी अध्यक्षों की नियुक्ति करता था और इन्हें 1,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ठीक है, अब इनकी जब नियुक्ति होती थी ना, इनकी जब नियुक्ति होती थी तो वो अनेक प्रकार, इनकी एक छोटी परीक्षा ली जाती थी। यानी मंत्रियों की नियुक्ति के लिए, अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक छोटी परीक्षा ली जाती थी जिसमें उनकी चरित्र की, उनकी विश्वसनीयता की ये चीज़ें चेक करी जाती थी। तो उन्हें बोलते थे उपधा परीक्षण। क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण। इन्हें क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण बोलते थे। क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण। इन्हें क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण बोलते थे। ठीक है, अब जो प्रांत होते थे, जो प्रांत होते थे उनके जो अध्यक्ष होते थे, यानी प्रांत होते थे उनके अध्यक्ष राजकुमार या युवराज होते थे। कौन होते थे? राजकुमार या युवराज होते थे, जिन्हें 1200 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य में अपन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राजा सर्वे सर्वा, शासन की शक्ति की धुरी यहीं से है। उसके पश्चात इसकी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति, इनकी 18 होती थी संख्या और इन्हें मंत्रिण कहा जाता था। 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था और इन्हें के साथ में क्या कहा गया है? तीर्थ। दूसरा, इन मंत्रियों के अलावा सभी को एक एक विभाग दिया जाता था और उस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था अध्यक्ष। इन्हें 1,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। और बताते हैं कि इनकी नियुक्ति के से पहले एक परीक्षा ली जाती थी जिसे बोलते थे उपधा प्रैक्टिकल या उपधा परीक्षण। प्रांतों के जो अध्यक्ष होते थे वो क्या कहलाते थे? युवराज कहलाते थे और उन्हें कितना मिलता था? 1200 पण वार्षिक वेतन। ठीक है, ये तो हो गया देखिए सेंटर में, यानी मौर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से विभाजित थी। देखिए कि मौर्यों ने क्या कर रखा था। सबसे पहले जैसे आज वर्तमान में होता है ना हमारे, वो सेम सिस्टम था। कैसे कि सबसे पहले तो राजा, यानी केंद्र में तो राजा बैठ गया, यानी मगध के अंदर तो राजा बैठ गया। उसके पश्चात पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, यानी इन्होंने पूरे के पूरे जो मगध का जो क्षेत्र था उसको प्रांतों में विभाजित कर दिया। तो प्रांत कितने थे? 4। अशोक के समय कितने हो गए थे? 5। उसके बाद नगरों में विभाजित कर दिया और तत्पश्चात सबसे छोटी इकाई गाँव, यानी गाँव में। तो इनकी जो प्रशासन की जो नीतियाँ थी वो 4 भागों में थी, यानी सबसे पहले गांव, गांव के बाद नगर, उसके बाद प्रांत, प्रांत के बाद केंद्र। तो जैसे वर्तमान में हमारे हैं वही सिस्टम था। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि केंद्रीय व्यवस्था पढ़ ली, यानी केंद्र के अंदर राजा, उसकी सहायता के लिए मंत्रिण और विभागों के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रांत। क्या पढ़ेंगे? प्रांतीय व्यवस्था। तो देखिए प्रांतीय व्यवस्था के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये ऊपरी ऊपर वाला क्षेत्र था उत्तरापंथ। क्या था? उत्तरापंथ। और उत्तरापंथ की जो राजधानी थी वो थी तोसली। क्या थी? तोसली। दक्षिणापंथ जो था, दक्षिणापंथ, इसकी जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। यहाँ प्राच्य की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी,
और देखिए दिख रहा होगा आपको कि अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रांत। जैसे वर्तमान में सपोज करिए अपन सभी भारत देश के हैं, तो भारत देश के अंदर हमारी केंद्र सरकार चला रही है कि नहीं चला रही। जैसे वर्तमान के अंदर मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार देश को चला रही है और उसकी सहायता के लिए क्या हो गए, मंत्री। और मंत्रियों के अलावा आपने देखा होगा कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तत्पश्चात देखिए अब जैसे ये मान के चलो राजस्थान, ये बिहार हो गए, ये उत्तर प्रदेश हो गए, कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार बताते हैं कि मौर्यों के समय भी जो उनके क्षेत्र था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। और आपको पता होगा कि अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, कलिंग। यानी आपको पता ना अशोक ने कलिंग को जीता था। तो कलिंग अब क्या हो गई, 5वां प्रांत हो गया। तो उसकी राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी उत्तरापंथ। देखिए कलिंग की राजधानी थी उस समय, कलिंग की ये अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। अब कलिंग को जब इसने जीता तो कलिंग की राजधानी थी तोसली और उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला। यानी थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हो गया। देखिए कलिंग, उत्तरापंथ की राजधानी थी तक्षशिला और कलिंग की राजधानी थी तोसली। यानी उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्राच्य की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी और कलिंग की तोसली। यानी अब क्या होगा, इन्होंने अलग अलग अपना प्रांत बना लिए। कलिंग को जब इसने जो जीता अशोक ने, तो राजधानी क्या बन गई, तोसली बन गई, ठीक है। ये इनकी प्रांतीय व्यवस्था थी। और यहाँ पर जो बैठते थे, जिनका नेतृत्व होता था, वो कहलाता था युवराज। क्या कहलाता था, युवराज। क्या कहलाता था, युवराज, ठीक है। यानी उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, कलिंग की तोसली, प्राच्य की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी, दक्षिणापंथ की राजधानी सुवर्णगिरी। क्या थी, सुवर्णगिरी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अशोक मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने संपूर्ण प्रांतों को, यानी जो जिला हुआ करते थे, उनको मंडल में विभाजित कर रखा था। किस में विभाजित कर रखा था, यानी प्रांतों को किस में विभाजित कर दिया गया, मंडल में। किस में विभाजित कर दिया गया, मंडल में। और मंडल का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था प्रतिष्ठा। क्या कहलाता था, प्रतिष्ठा। और जिसे अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में इसे, अशोक के अभिलेखों में इसे प्रादेशिक कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रादेशिक, ठीक है भाई। यानी प्रांतों को किस में विभाजित कर रखा था, मंडल में। किस में, मंडल में। जिन्हें देखिए जो प्रांत होते थे उन्हें मंडल में, दूसरा नाम अगर पूछे तो विषय। यहाँ पर विषय भी मिल जाता है क्योंकि गुप्तों के अंदर जिलों को विषय कहा गया है। तो हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि प्रांतों को मंडलों में, जिसका अध्यक्ष कौन है, प्रतिष्ठा, जिन्हें विषय भी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है, प्रादेशिक। और ये समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होते थे। समाहर्ता, ये जो समाहर्ता है ना, ये समाहर्ता वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। वित्त विभाग का अध्यक्ष समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। प्रांत हो गया, प्रांतों के बाद मंडल हो गए, मंडल के बाद आ गया अब जिला प्रशासन। क्या आ गया, जिला प्रशासन। क्या आ गया, जिला, ठीक है। और देखिए प्रांत हो गया, केंद्र हो गया, मंडल हो गया, मंडल का अध्यक्ष प्रतिष्ठा। और यहाँ पर 3 व्यक्तियों की नियुक्ति भी होती थी भाई, युक्त, रज्जुक एंड प्रादेशिक। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये प्रादेशिक भी इन्हें बोला गया है। तो युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक कर्मचारियों की यहाँ पे क्या होती थी, नियुक्ति होती थी। क्या होती थी, नियुक्ति होती थी, ठीक है। उसके पश्चात देखिए जो ग्राम होता था, गांव, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यानी ग्राम जो होता था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। और गांव का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। यानी गांव का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामणी
कहलाता था। इसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं नगर। नगर नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो देखिए नगर का जो प्रमुख होता है, यानी गांव का तो प्रमुख ग्रामीणी, और नगर का प्रमुख क्या हो गया, नागरिक। क्या हो गया, नागरिक। यानी देखिए केंद्र व्यवस्था पढ़ ली, केंद्र के बाद अपनों ने कौन सी व्यवस्था पढ़ी, प्रांतीय व्यवस्था, उसके बाद मंडल, विषय युक्त रज्जुक प्रादेशिक कर्मचारी, उसके बाद गांव, गांव का अध्यक्ष ग्रामीणी, उसके बाद नगर, नगर का अध्यक्ष कौन है, नागरिक। ऐसा बताया जाता है कि नगर के अंदर 6 सदस्यों वाली, यानी 6, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 सदस्यों वाली एक समिति काम करती थी। और उस समिति के अंतर्गत क्या होता था कि एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो कुल कितने, 30। यानी नगर के अंदर एक समिति काम करती थी जिसके अंतर्गत ये कुल 6 समितियां थी जिसके अंदर 5 व्यक्ति होते थे, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, 30। तो सबसे पहले आती है वो उद्योगों से संबंधित। किससे संबंधित थी, उद्योगों से संबंधित। दूसरी थी विदेशी व्यापार से संबंधित, उद्योगों से संबंधित। दूसरी विदेशियों से संबंधित। तीसरी थी जन्म मरण से संबंधित। चौथी थी व्यापार वाणिज्य से संबंधित। यहाँ थी 5वीं थी विक्रय, उत्पादित विक्रय माल से संबंधित, माल से संबंधित। और छठी थी बिक्री कर वसूलना। ठीक है भाई, यानी पहली जो समिति थी वो उद्योगों से संबंधित थी, दूसरी विदेशियों से संबंधित, तीसरी जन्म मरण से संबंधित, चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित, 5वीं विक्रय माल से संबंधित, और छठी किससे थी, बिक्री कर से संबंधित। कुल कितनी समितियां हो गई, 6। एक के अंदर कितने व्यक्ति होते थे, 5, तो कुल कितनी हो गई, 30। तो इस प्रकार से ये इनकी क्या होती थी, प्रांतीय व्यवस्था। क्या थी, प्रांतीय, यानी ग्राम। अपनों ने सबसे छोटी इकाई देखी, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, तो गांव का प्रमुख कौन, ग्रामीणी। ओके, नगर का प्रमुख कौन, नागरिक। कितनी समितियां, 6। एक में कितने, 5, कुल कितने, 30। पहली कौन सी, उद्योगों से, दूसरी विदेशियों से, तीसरी जन्म मरण, चौथी व्यापार वाणिज्य, 5वीं बिक्री कर से संबंधित, और छठी किससे, बिक्री के ऊपर जो टैक्स लगाना होता है, कर लगाना होता है, उससे संबंधित। उसके बाद मंडल। मंडल को जो होता था वो उसको विषय आहार कहते थे। इसका जो अध्यक्ष प्रादेष्टा होता था, और यहाँ पर 3 कर्मचारी नियुक्त होते थे, युक्त राज्य को है प्रादेशिक। उसके बाद प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतियों में बिंदुसार के समय तक तो 4, और अशोक के समय कितनी हो गई, 5। सबसे पहले उत्तरापंथ। उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापंथ सुवर्णगिरी, कलिंग की तोसली, प्राच्य की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी। ठीक है। और केंद्रीय व्यवस्था के अंदर अपनों ने पढ़ा, जो केंद्रीय व्यवस्था होती थी उसके अंतर्गत क्या था कि सबसे पहले एक राजा की पास सबसे शक्तिशाली सारी शक्तियों की धुरी राजा, उसकी सहायता के लिए मंत्रियों को 48 अर्पण वार्षिक, उसके बाद अध्यक्षों को 1000 अर्पण वार्षिक, उपदा परीक्षण। उसके बाद जो प्रांत होते थे उनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन होते थे, युवराज होते थे। कौन होते थे, युवराज। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ी अटपटा आपके लिए ज़रूर होगा, लेकिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है भाई। उसके पश्चात अपन पढ़ते हैं मौर्यों की न्याय व्यवस्था। क्या पढ़ते हैं, न्याय व्यवस्था। देखिए न्याय, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखिए जहाँ पर राजतंत्र होता है ना, वहाँ क्या होगा कि जो अंतिम जज होता है ना वो राजा होता है। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत तो जो अंतिम जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अंतिम मानी जाती है। लेकिन जब क्या होता है, राजतंत्र, तब राजतंत्र में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा जज होता है ना, जो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम जो जजमेंट देने वाला होता है, वो कौन होता है, राजा होता है। कौन होता है, राजा होता है। तो इसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था में अगर अपन देखते हैं ना, तो यहाँ पर राजा के पास अंतिम अधिकार होते थे। यानी राजा के पास क्या होते थे,
अंतिम अधिकार होते थे। राजा अगर चाहता तो किसी की सज़ा माफ़ कर सकता था और किसी की सज़ा को बढ़ा सकता था। राजा के पास टोटल पावर होती थी, ठीक है। लेकिन बताते हैं कि मौर्यों के समय यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। पहले जो न्यायालय का नाम है वो है धर्मस्थनीय। कौन सा? धर्मस्थनीय। और दूसरा था कंटक शोधन। दूसरा कौन सा है? कंटक शोधन। पहला है धर्मस्थनीय और दूसरा कंटक शोधन। यानी मौर्यों के अंदर दो प्रकार के न्यायालय होते थे, पहला धर्मस्थनीय और दूसरा कौन है? कंटक शोधन। धर्मस्थनीय जो होता था वहाँ पर दीवानी मामले देखे जाते थे। कौन से मामले देखे जाते थे? दीवानी मामले। जबकि कंटक शोधन में कौन से मामले देखे जाते थे? फौजदारी। कौन से? फौजदारी, ठीक है। यानी धर्मस्थनीय और कंटक शोधन, धर्मस्थनीय दीवानी मामले और कंटक शोधन में फौजदारी। तो धर्मस्थनीय दीवानी क्या मामले होते हैं? दीवानी मामले वे होते हैं जो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए होते हैं। यानी ज़मीनी मामला हो गया, कोई दहेज है, तलाक है, विवाह संबंधित है, ये सारे के सारे जो आते हैं वो दीवानी में आते हैं। और जो लड़ाई झगड़े वाले सॉरी यानी कंटक फौजदारी मामले में वो आते हैं जो लड़ाई झगड़े वाले से संबंधित होते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? फौजदारी मामलों में आते हैं। किस में आते हैं? फौजदारी मामलों में, ठीक है भाई। अब इसके बाद अपन इनकी पढ़ेंगे क्या? न्याय व्यवस्था के बाद आता है सैन्य व्यवस्था। क्या आता है? सैन्य व्यवस्था। क्या आता है? सैन्य व्यवस्था। देखिए अब इनके बाद पढ़ेंगे अपन इनकी सैन्य व्यवस्था। यानी बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, ठीक है भाई। क्या थी? विशाल एक विशाल सेना थी। एक इतिहासकार है जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी। क्या कहता है? किसकी सेना थी? डाकुओं की सेना थी। इसकी सेना में चोर, लुटेरे, मल्लेच आदि थे। जबकि प्लूटारक कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। कितनी लाख की सेना थी? 6 लाख की। जबकि एक इतिहासकार है प्लिनी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना, 6 लाख की सेना, ठीक है भाई। 50,000 की पैदल सेना, 8,000 अश्वारोही और 800 रथों की एक विशाल सेना थी। यानी जो प्लिनी है वो इनके बारे में बताता है कि जैसे ये प्लूटार्क कहता है कि 6 लाख की सेना थी, जबकि प्लिनी कहता है कि उसकी सेना में पैदल सैनिक भी थे, हाथी भी थे, रथ भी थे और पैदल भी सैनिक थे। मौर्यों के पास नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। कौन सी सेना थी? नौसेना का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यानी बताया जाता है कि मौर्यों के पास नौसेना भी थी। भी कौन सी सेना थी? नौसेना, ठीक है। इनकी सेना में अलग अलग प्रकार से कुल 6 समितियाँ, वही 6 समितियाँ बनाई गई थी और एक समिति में 5 आदमी होते थे, तो कुल कितने? 23। यानी मौर्यों के पास विशाल नौसेना होने के कारण इन्होंने बहुत लंबे समय तक एक छत्र राज किया था, ठीक है। उसके बाद अपन इनकी पढ़ते हैं गुप्तचर व्यवस्था। क्या पढ़ते हैं? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था यानी ऐसा बताया जाता है कि मौर्यों ने अपने प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार से संबंधित या अन्य कोई गतिविधि को अंजाम न दे दे, इसीलिए इन्होंने क्या बना रखा था? अपना गुप्तचर विभाग बना रखा था। क्या बना रखा था? गुप्तचर विभाग बना रखा था, जिसका अध्यक्ष होता था महामात्य पसरप। महामात्य पसरप, महामात्य पसरप यानी गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? महामात्य
पसरप, इसे यूनानी ग्रंथों में ओवरसियर्स भी कहा गया। अभी ओवरसियर्स, ठीक है। इसमें दो प्रकार के व्यक्ति, दो प्रकार की संस्था थी। एक तो थी संस्था और दूसरी थी संरचना, ठीक है भाई। यानी गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की होती थी, एक तो थी संस्था और दूसरी थी संरचना। यानी संस्था वे गुप्तचर विभाग के व्यक्ति होते थे जो एक स्थान पर रहकर, यानी एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे, एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे कार्य। जबकि संरचना के अंदर ये व्यक्ति घूम कर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर करते थे। क्या करते थे? घूमकर। इसमें बताया जाता है कि जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो लेडीजें होती थी ना, उनको गुप्तचर विभाग में रखा जाता था, जिन्हें रूपा जीवा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रूपा जीवा, रूपा जीवा। यानी गुप्तचर विभाग के अंदर महिलाओं को, जो वेश्यावृत्ति वाली जो औरतें होती थी, उनको रखा जाता था और उन्हें क्या बोला जाता था? रूपा जीवा। क्या बोला जाता था? रूपा जीवा। देखिए तकरीबन मौर्यों के बारे में अपनों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत लगे या कोई और चीज़ आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को आप देखना, ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और बीए जो आपकी क्लासें हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौर्यों का। यानी ऐसा कोई भारत के अंदर कंपटीशन नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हो, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना। आज अगर मेहनत करोगे तो कल आपके लिए वो अच्छी चीज़ लेके आएगी। इसी के साथ धन्यवाद।